आज एक ऐसे गंभीर विषय पर आप और हम चर्चा के लिए हैं जिसे आप सबसे गुजारिश है कि कंप्लीट सुनकर जाइए। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की कैलेंडर तारीख जो 14 अगस्त है, इसे पाकिस्तान अपने जन्म दिवस के रूप में मना रहा है, तो भारत इसे ब्लैक डे के रूप में। ये वो दिन है जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे। ये वो दिन है जब अंग्रेजों ने भारत का भविष्य लिख दिया था कि एक संयुक्त भारत टूटकर 3 देशों में बदल जाएगा। उनके हिसाब से भारत पाकिस्तान ही बनने थे, लेकिन बाद में 3 देश में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश काउंट किए जाते हैं। इसीलिए आज आप और हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि यदि ये ना हुआ होता तो क्या होता। अगर आज भारत का विभाजन ना होता तो आज का भारत कैसा होता। हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि समटाइम्स कुछ इस तरह के राजनीतिक फैसले, कुछ इस प्रकार की स्थितियां हमारे देश में हमेशा रहती हैं और इतिहास में भी रही हैं, दुनिया में भी रही हैं। लेकिन इतिहास हमेशा सीखने के लिए होता है, रेफरेंस के लिए होता है। और अगर हम उस बात को इस बात से याद करके रखें कि अगर ये ना होता तो हम क्या होते, तो इसीलिए आज का हमारा टाइटल है कि काश ये ना हुआ होता। काश ये ना हुआ होता कि हमारे इतने भाई बहनों को इस दर्द से गुजरना पड़ता। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे देश के आजाद होने के बाद सीमा रेखा डिसाइड हुई। हमारे 15 अगस्त 1947 के 2 दिन बाद बताया गया कि भारत में कौन होगा और पाकिस्तान में कौन सा एरिया होगा। है ना बड़ा अचरज की बात। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पूरे विभाजन के दौरान भारत के अंदर वो तमाम सिख जो कभी भी मुगलों के सामने नहीं झुके, उन्हें रेड क्लिफ ने 2 लाइन में बांट दिया। 29 जिलों वाला पंजाब 16 जिलों का रह गया। बड़ा हिस्सा, कहा जाता था 5 नदियों के बीच का पंजाब बट गया और 2 भागों में रह गया। आज रावी और घग्गर के नाम से हम पंजाब को जान रहे हैं। लाखों लोगों को उनके घर छोड़कर भागना पड़ा। हजारों महिलाओं को अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत बचाने के लिए ना जाने कितने जतन करने पड़े और लोगों ने उनकी साख को परिवार, समाज, देश से जोड़ करके देखा। ये जो तस्वीरें हैं जो फिल्मों में ना जाने कितनी बार आपके सामने से निकली हैं, विचार कीजिए कि इन फिल्मों का एक सत्य जो किसी कैमरे में रियल में कैद हुआ वो आपके सामने है। पता है आपको ये क्या दिख रहा है? कोलकाता के दौरान के अंदर हुए दंगों की तस्वीरें, जिसमें मानव की शरीर की हड्डियां पड़ी हुई हैं और ऊपर गिद्ध बैठी हुई हैं। एक अमेरिकी फोटोग्राफर ने ये तस्वीरें ली। आप ये देख रहे हैं, इंसानों की लाशें हैं, पड़ी हैं यूं ही जमीनों पर। तब ना हुआ। आज इसीलिए हम इस अवसर पर आज के इस सत्र में, खास सत्र में इन तस्वीरों को देखते हुए चर्चा कर रहे हैं कि काश ये ना हुआ होता। क्या भारत का विभाजन रोका जा सकता था? आज भारत के विभाजन को रोका जा सकता था कि साथ-साथ अगर ये ना हुआ होता तो हमारे भारत का अर्थशास्त्र क्या होता, हमारे भारत का भूगोल क्या होता, भारत का इतिहास क्या बनता? आज उन सब विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आपको बताया जाएगा कि पाकिस्तान की भूमिका बनी कैसे? क्या राजनीतिक परिस्थितियां थी उस समय पर जिससे कि आज आपको यह दिन देखना पड़ रहा है कि आज पाकिस्तान 14 अगस्त को ही अपनी आजादी मना रहा है और भारत उसे ब्लैक डे कह रहा है। भारत पाकिस्तान के बनने की पूरी कहानी इतिहास के उस पन्ने से जहां से ये सारी जानकारी शुरू हुई, शुरू से शुरू करते हुए लेकर चलूंगा। सभी साथियों से गुजारिश है डिटेल से इस पूरे सेशन को देखिएगा और विचार करिएगा और विचार को अंत में कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत उस 14 अगस्त की जिसे आज आप और हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिससे हम याद कर रहे हैं उन मानवीय त्रासदियों को, हम उन तमाम भाई बहनों को जिन्होंने ना जाने कौन से राजनीतिक फैसले, ना जाने कौन से शासन के चलते अपने जीवन कुर्बान कर दिए। ये आज वो दिन है जिसको याद कर, लेकिन ये मनाया जा रहा है कि हमारे उन लाखों भाई बहनों ने जिन्होंने बिना नाम के बेनाम के कुर्बानी दे दी। हम भारत के इतिहास की जब चर्चा करते हैं तो तमाम राजनीति में उन लोगों की चर्चा करते हैं, लोगों की चर्चाओं में नाम लिखते हैं, किसी राजनेता का हवाई अड्डे पर, किसी का हवाई जहाज पर, तो किसी का कहीं उठाकर। मेरे प्यारे साथियों, वो तमाम गुमनाम लोग जिन्होंने राजनेताओं के लिखे फैसलों पर उनकी राजनीति के चलते अपनी जान कुर्बान कर दी, आज का दिन उनके लिए। भारत के गजट नोटिफिकेशन के अंदर आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर चर्चा इस बात की कि आज उनको याद करो जिन्होंने देश में ना जाने फैसलों के चलते अपनी जान गंवाई। प्रधानमंत्री का इस बात पर ट्वीट है, गृह मंत्री का इस बात पर ट्वीट है। अब मैं आप लोगों को उस बात पर लेकर चल रहा हूं कि पार्टीशन की कहानी हुई कैसे थी, कैसे हमारे देश के अंदर मुस्लिम लीग ने अलग देश बनाने की मांग की और ब्रिटेन ने सत्ता हस्तांतरण किया। इतिहास तक चलते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। साथियों, आप सबको यह तो मालूम होगा कि भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन था।
200 साल से अधिक अंग्रेजों ने शासन किया और उनके शासन का सबसे बड़ा केंद्र बंगाल हुआ करता था। आज वाला बंगाल नहीं, आज आप पश्चिम बंगाल जानते हैं। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल मिलकर एक बंगाल हुआ करता था। उस पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के संयुक्त क्षेत्र को, बंगाल को अंग्रेज रूल किया करते थे। इतना बड़ा क्षेत्र समझिए, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश मिलाकर के आज का, उसका जब वो रूल किया करते थे तो कोलकाता को अपनी राजधानी बनाकर रखते थे। जब उन्होंने ये नोटिस करने लगा कि बंगाल के अंदर शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा, लोग अपने हकों की बात करने लगे, अंग्रेजों को हल्का सफोकेशन होने लगा कि ये हमसे जल्दी जल्दी सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। बंगाली लोग तुरंत लिटरेचर में भाग रहे हैं, साइंस में भाग रहे हैं, सिविल सर्विसेज के अंदर बहुत तेजी से आगे निकल रहे हैं। तो अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना शासन स्थापित करने के लिए उनका वही पुराना हथकंडा कि इन्हें बांट दो, बांटने से बोले फूट डाला दो इन लोगों के अंदर, राज करने के लिए फूट डाल दो। हालांकि बंगाल के लोगों की समझ इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने करजन नाम के दुर्जन व्यक्ति की इस थॉट पर बहुत करारा जवाब दिया, जिसे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। बात है सर 1905 की। 1905 में बंगाल का विभाजन करजन नाम के एक उस समय के वायसराय ने कर दिया। करजन ने पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल को इस तरह बांटा कि एक तरफ हिंदू अल्पसंख्यक और दूसरी तरफ मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए। दो राज्यों का बांटना ही था, जबकि दोनों ही जगह अंग्रेजों का शासन रहना था। लेकिन यह बांटना पेपर पर भले ही रहा हो, लेकिन यह असल में लोगों को याद दिलाने के लिए था कि हम मुसलमानों के बारे में अलग सोचते हैं और हिंदुओं के बारे में अलग सोचते हैं। इंटरेस्टिंगली, उससे पहले जितने भी आप भारत के अंदर आंदोलन देखें, आप चाहे उठा करके 1857 की क्रांति देखें, भारत की क्रांति में हिंदू मुसलमान सब मिलकर के भाग लिए। लेकिन अंग्रेजों को लगा कि अगर हमें राज करना है तो करने के लिए इन्हें लड़ाना होगा, और लड़ाने के लिए होता है बंगाल का विभाजन 1905 में। लोग समझ नहीं पाते कि यह हो क्यों रहा है, लेकिन समझदारी देखिए कि बंगाल के लोगों ने दोनों तरफ के लोगों के बीच में यह बिठाया कि सुनो, ये जो कागज पर रेखा खींच रहे हैं ना ये लोग, ये बॉर्डर नहीं है, भारत पाकिस्तान नहीं है, यह आप और हमको बांटने का प्रयास है। चलो एक दूसरे के राखी बांधते हैं, कहते हैं कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। और साथियों, उसी दिन आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम डला स्वदेशी आंदोलन। साथियों, स्वदेशी आंदोलन हुआ, तमाम राजनेता निकलकर बाहर आए, लेकिन उस समय एक बड़ी दुविधा थी, क्योंकि उससे कुछ साल पहले ही 1800 मतलब उससे कुछ साल पहले ही 1890 के बाद ही कांग्रेस के गठन की तमाम तैयारियां चल रही थी, राजनीतिक दल बन रहे थे। उस समय से कांग्रेस के बारे में यह कहा जाता था कि एओ हुम की थॉट थी कांग्रेस का बनाना, और कांग्रेस के अंदर यह विचार था कि हम सरकार के साथ मिलकर रहेंगे तो मिलने से हम उन तक अपनी बातें पहुंचा पाएंगे। तो एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशन चल रहा था, लेकिन उस सिम्बायोसिस में आश्रित कांग्रेस ज्यादा हो रखी थी अंग्रेजों पर। ओके साहब, उस समय कांग्रेस के कुछ बड़े नेता इस बात से कन्विंस नहीं थे कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में फैलाया जाए, क्योंकि कुछ नेता, जिन्हें गरम दल का नेता लाल बाल पाल जिन्हें कहा गया, वो इस बात से कन्विंस थे कि नहीं, हमें इस आंदोलन को उठाकर पूरे देश में लेकर जाना चाहिए, बताना चाहिए कि अंग्रेज राज करने के लिए भाई भाई में फूट डलवा सकते हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस के अंदर दो धड़े बन गए, और वहीं से कांग्रेस 1907 में दो भागों में टूट गई। कांग्रेस का नरम दल अलग हो गया, गरम दल अलग हो गया। नरम दल चाहता था कि अंग्रेजों के साथ इस बंगाल पर चर्चा बंगाल में ही केंद्रित रखी जाए, इसका विरोध पूरे देश में ना हो, और गरम दल चाहता था कि नहीं साहब, इसकी पूरी चर्चा सब जगह होनी चाहिए। अंग्रेजों को समझ में आ गया कि पहला तीर निशाने पर लगा है, बंगाल के विभाजन से कांग्रेस में ही विभाजन हो गया है। अच्छा, इस बीच में चूंकि अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए कुछ किया था, अच्छा इंटरेस्टिंग बात क्या थी, कांग्रेस का जब गठन एओ हुम के दिमाग की उपज की वजह में हुआ था, तो उसके बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को कहा कि देखो, कांग्रेस तो तुम लोगों के साथ हो सकता है कुछ पार्शलिटी करे, मुसलमानों के लिए भी एक लीग का गठन होना चाहिए। तो नवाब ढाका के घर पर बैठ करके मुस्लिम लीग के गठन की योजना बनती है साहब। 1906 की घटना है, और यहां पर एक कॉन्फ्रेंस होती है एहसान मंजिल पैलेस ढाका के अंदर नवाब फैमिली के साथ, और तय होता है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी कोई संगठन क्यों नहीं बनाया जाए। तय हो जाता है साहब, मुस्लिम लीग बनाते हैं, मुसलमानों की बात करेंगे, क्योंकि उस दुर्जन नाम के, करजन नाम के दुर्जन व्यक्ति ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए बोले, इनके राजनेताओं को तो बिठाओ, नेताओं को तो बनाओ, नेता ही तो लड़ाई को नेतृत्व देगा, बाकी लोगों को बोलने का अवसर कौन देगा। ऐसे में दोनों तरफ से विभाजन की बातों की तैयारी शुरू हो गई। अब ये जो कहानी थी दो भागों में बंगाल के बंटने की, ये बात कहीं ना कहीं अंग्रेजों को समझ में आ गई थी कि ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों में बहुत प्यार है। मैं बार बार याद दिला रहा हूं, 1906 से पहले कहीं कोई भावना ही नहीं थी। मुस्लिम लीग बनती है, मुस्लिम लीग जिस तरह से बनी, और इस बीच में कांग्रेस के गरम दल के नेता देश के तमाम भागों में बंगाल के अंदर हुए इस फैसले के खिलाफ अपनी बातें रख रहे थे, अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि यह मामला ज्यादा दिन चलेगा नहीं।
उन्होंने अब मुसलमानों को फ्यूल करना शुरू किया, मुस्लिम लीग को फ्यूल करना शुरू किया कि देख लो, तुम्हें तुम्हारे जैसे आज के समय पर आप कई बार राजनेताओं को धर्म के नाम पर राजनीति करते हुए, कास्ट के नाम पर राजनीति करते हुए, क्षेत्र के नाम पर, रंग के नाम पर, भाषा के नाम पर देखते हैं। ये असल में सब उसी क्लास के पढ़े हुए हैं जो अंग्रेजों ने पढ़ाई थी। राज करने के लिए पहले पकड़ो कि किस ब्रैकेट की बात करनी है, उस ब्रैकेट को फोकस करो और उसके नेता बनकर आ जाओ, और यही हुआ। उस समय पर इन नेताओं ने फ्यूल किया मुस्लिम लीग को कि सुनो, तुम्हारे लिए वोट देने के लिए लोग चाहिए, चाहिए कि नहीं? बोले हाँ। तो तुम्हें कौन देगा वोट? तुमको तो सब इतना प्यार से रहते हो, तुम लोग हिंदू मुस्लिम करते ही नहीं हो। बोले क्या करें? बोले मांगो 1909 के मार्लियामेंटो सुधार में कि मुसलमान केवल मुसलमान को ही वोट देगा। इसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि पृथक निर्वाचन, कि अगर मुस्लिम नेता है तो उसको मुस्लिम वोट लेकर के ही सदन में बैठना है। अंग्रेजों ने नेताओं के अंदर यह भूख जगाई कि तुम बड़े नेता बन सकते हो अगर मुसलमानों के वोट ले आए। मुस्लिम लीग ने कहा, ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुसलमानों के लिए मुसलमानों का वोट। बोले हां, आइए साहब। 1909 के अंदर मार्लियामेंटो सुधार आते हैं और उसी समय पर तय होता है कि अंग्रेजों के लिए, मतलब मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट रखा जाए, पृथक निर्वाचन रखा जाए। मुस्लिम उम्मीदवार अगर खड़ा हुआ है तो उसको मुसलमान वोट दें और मुसलमानों का प्रतिनिधि वो बनकर आए। मतलब पहले मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग बनाई गई, 1909 के अंदर मार्लियामेंटो सेपरेट इलेक्टोरेट ले आया। कांग्रेस बौखला गई इस बात पर, नहीं 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 नहीं, हम नहीं करेंगे साहब ये चीज। पहले आप बंगाल का विभाजन करते हैं, अब आप लोग हम लोगों को लड़ाने की बात कर दें। मान लीजिए कि आज कोई आपसे यह कहे कि हमारी संसद में ब्राह्मणों के लिए एक नेता हो, एससी के लिए एक नेता हो, एसटी के लिए एक नेता हो, एससी के तमाम नेता एसटी, तो देश के लिए संयुक्त रूप से बात कैसे होगी? कौन से क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति रहेगा? इसका मतलब जहां ब्राह्मण रह रहे हैं उनको ब्राह्मणों की कॉलोनी चाहिए होगी, जहां पर शूद्र रह रहे हैं उनको अपनी चाहिए होगी, जहां पर तमाम प्रकार के जाति वर्गीकरण के आधार पर आपको लोग चाहिए होंगे। अब अगर आपको कास्ट व्यवस्था के आधार पर लोग बांटने पड़ जाए तो आप देश की व्यवस्था सोचिए, कंप्लीट बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। अंग्रेज चाहते भी यही थे कि करो बाल्कनाइजेशन। यह बात जैसे ही हमारे बीच में डाली गई, तब की कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि नहीं नहीं साहब, ये नहीं करेंगे हम लोग, आपने ये क्या कर दिया। अब लेकिन यहां राजनीति हावी होनी थी। इस बीच में 1914 का प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है और उस समय पर ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ पूरी यूरोपियन ताकत चुनाव, मतलब युद्ध लड़ रही होती है। 1914 के अंदर अब तक गांधी जी का वो नहीं हो रहा है, मतलब गांधी जी 1909 तक कहीं सक्रिय नहीं है। गांधी जी भारत आते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, ये सब बीच की कहानी है। अब क्या होता है साहब, इस समय कांग्रेस को समझ में आता है कि अंग्रेजों के सामने अगर खड़ा होना है तो एक बड़ा राजनीतिक दल बनकर खड़ा होना होगा। कोई से भी राजनीतिक दल को उठाइए, वो मुद्दे पकड़ते हैं कि चलो ये मुद्दा पकड़ लिया, अब जनता के सामने रहेंगे, एक मुद्दा खत्म हो गया। उदाहरण के लिए, अगर अभी कुछ दिन पहले आपने छात्रों का आंदोलन देखा, एक मुद्दे पर था, तो क्या वो राजनीतिक दल के रूप में बना हुआ हो, ग्रुप बना हुआ हो या प्रेशर ग्रुप बना हुआ हो, क्या वो वहीं की वहीं खत्म हो गया? नहीं, अब वो तलाश करेगा, कोई और मुद्दा मिले तो उसकी बात करेंगे। ऐसे में ही कांग्रेस मुद्दा तलाशती है कि क्या करें साहब। बोले करते ये हैं कि उस समय तुर्की के अंदर खलीफा है और खलीफा से मुस्लिम लोग जो है ना, वो अपनी अफेक्शन रखते हैं कि तुर्की का जो खलीफा है, मुस्लिम उसको अपना नेता मानते हैं। खलीफा खलीफा पद चला हुआ करता था। उस समय मुसलमानों में अंग्रेजों के खिलाफ एक भावना पैदा हुई कि ये अंग्रेज हमारे खलीफा के खिलाफ चुनाव वो लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहे हैं। देश के मुसलमानों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा उठा। कांग्रेस ने तुरंत उनको लपक लिया, आओ आओ हम भी आपके साथ हैं, खलीफा के लिए हम भी खिलाफत आंदोलन करेंगे। जो खिलाफत सुनते हैं ना आप, वो खिलाफत नहीं था, वो खैलिफेट था। खिलाफत के लिए नहीं, वो खलीफा के लिए था कि चलो, हमारे देश में उसको खिलाफत बोला गया कि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध हो रहा है। लेकिन ऐसे में भारत के अंदर मुसलमान जब अंग्रेजों के खिलाफ हुए तो कांग्रेस ने कहा, हाँ हाँ हाँ, हम भी अंग्रेजों के खिलाफ हैं, आओ मुसलमानों साथ मिलते हैं। इसका मतलब कांग्रेस का हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग का, इन दोनों ने राजनेताओं ने 1916 में गठबंधन कर, ये कहते हुए कि अगर मुसलमानों तुम्हारे साथ हम आ जाएं तो क्या तुम देश की आजादी के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए हमारा साथ दोगे? इसी को मुस्लिम तुष्टीकरण कहते हैं। जब आप कई बार सुनते हैं अपीजमेंट, तो अपीजमेंट क्या है? किसी की बुराई को छोड़कर अपने निहित स्वार्थ और उस समय के लाभ के लिए उसे साथ ले लेना। यह किसी का भी हो सकता है। हो सकता है कई बार आप सुनते हैं कि दो पार्टियों ने गठबंधन कर लिया, कहा कि चलो बुरे थे लेकिन कोई बात नहीं, सरकार बनानी थी इसलिए कर लिया, दो बुरों में से एक चुनना था तो कर लिया। कांग्रेस ने उस समय जो मुस्लिम लीग के साथ किया, वो उस समय का तुष्टीकरण था जो देश के विभाजन को और बड़ा बना गया। ऐसा क्या हुआ? उस समय जैसे ही मुस्लिम लीग को आपने स्वीकार किया, मुस्लिम लीग ने अपनी शर्त डाल दी। क्या? आप हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट कहो कि हम मानेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट स्वीकार करोगे तो हम आपके साथ खिलाफत आंदोलन में साथ होंगे। कांग्रेस ने कहा कबूल है।
सोचिए, जिस कांग्रेस ने 1909 में पार्लियामेंटो के अंदर यह सुधार ना माना हो, वो 1916 के अंदर तैयार हो जाती है कि ठीक है, मुस्लिम मुसलमानों के लिए चुनेंगे और वो अपना अपना बनेंगे। यानी कि पहले 1906 से लेकर 1916 में यह तय हो गया कि मुसलमानों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार। 1916 में कांग्रेस एक हो जाती है, नरम गरम सब एक, और उसके बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस सब एक होकर के चलो अब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन कितने दिन, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। जहां तक राजनीतिक स्वार्थ की बात थी, तो एक प्रकार से दो पार्टी एक हो गई और कोalition में, जैसे आज आप कई बार सुनते हैं कि साहब एनडीए बना हुआ है, इंडिया ब्लॉक बना हुआ है, राजनेता एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ वैसा माहौल बनने लगा कि इन दोनों को अंग्रेजों के खिलाफ रहना है, अंग्रेजों के सामने चीज मांगनी है, सत्ता में अंग्रेज बैठे हुए हैं, तो चलो अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते हुए अंग्रेजों के सामने चुनाव लड़ने निकलते हैं। हो गया साहब। अब इस बीच में क्या होता है, इस बीच में तारीखों को अगर नोटिस करें तो 1916 में ही मुस्लिम लीग का एक समझौता कांग्रेस के साथ होता है। यहां पर कोई भी इस तरह की बात नहीं थी, लेकिन मुसलमान एक चीज पाने में कामयाब हो गए। 1930 में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन इलाहाबाद में होता है और यहमद मोहम्मद इकबाल नाम के व्यक्ति ने एक आइडिया दिया, और आइडिया यह था कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, उत्तर पश्चिम का जो एरिया है, और जहां पर मुसलमान ज्यादा हैं, वहां पर क्यों ना मुसलमानों को राजनीतिक रूप से संगठित किया जाए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, जाति के आधार पर कोई आपसे कहे कि सुनो जाट इस तरफ रहेंगे, ये जाट लैंड होगा, ये राजपूत लैंड होगा, ये एससी लैंड होगा, ये एसटी लैंड होगा, इस तरह से अगर आप विचार करें कि बोले एक काम क्यों नहीं करते, जब मुसलमान ही हैं तो एक साथ मुसलमानों को साथ रहने की जगह दी जाए। इकबाल ने जब भाषण दिया तो उसने पाकिस्तान की, उस समय तक पाकिस्तान शब्द ही नहीं था, ये तो 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम का स्थान किया, पाक स्थान यानी कि एक शुद्ध स्थान, पाकिस्तान, ठीक है ना। इससे पहले तक इस बात को लेकर चर्चाएं होने लगी कि मुसलमानों के लिए पार्टी तो बन गई, लेकिन पार्टी बनने भर से काम नहीं चल रहा, अभी भी लोगों में प्रेम बहुत है, तो बोले मुसलमानों से कहो जहां जहां मुसलमान बहुल इलाके हैं उन क्षेत्रों के लिए प्रतिनिधित्व तलाशने की बात की जाए। ओके, ये 1930 और 1933 का दौर था। 1933 में पाकिस्तान शब्द उभर कर सामने आया था। 1937, अच्छा 1935 के दौरान क्या हुआ कि भारत के अंदर अंग्रेजों का बनाया हुआ भारत सरकार अधिनियम आया, जिसके तहत बर्मा को आजाद कर दिया। आजाद से मतलब बर्मा के लिए अलग ब्रिटिश शासन बना दिया, भारत के लिए अलग। पहले बर्मा भी भारत के अधीन ही काम कर रहा था, यानी भारत के अधीन, भारत में जो ब्रिटिश शासन था वही बर्मा पर भी शासन करता था, लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने उसको अलग तरह से ट्रीट कर दिया कि तुम अलग, तुमको अलग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी, यूं समझो आसान भाषा में। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जब आया तो उस समय पर चुनाव होने तय हुए कि 1937 के अंदर स्टेट वाइज इलेक्शन होंगे। स्टेट वाइज इलेक्शन जब में होंगे तो इसमें कांग्रेस अपना चुनाव लड़ेगी, मुस्लिम लीग अपना। जैसे आज आप होते हुए देखते हैं कांग्रेस किन्हीं राज्यों में चुनाव लड़ रही है, कहीं पर उठ करके आरजेडी, कहीं जेडीयू, फिर कहीं पर तृणमूल कांग्रेस, कहीं डीएमके, कहीं एआईडीएमके, क्षेत्रीय पार्टियां जैसे चुनाव लड़ती हैं, जिन जिनका जहां जहां पर क्षेत्र अधिकार, जिनको लगता है कि हमारा यहां पर वोट अच्छा है, वहां पर चुनाव लड़ती हैं। उस तरह से तय हुआ। तो मुसलमानों के लिए तो पहले से ही मुस्लिम क्षेत्र तय थे, लेकिन हुआ यह कि उस समय पर मुसलमानों के लिए जो मुस्लिम लीग थी उसे उतने वोट नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे, क्योंकि मुसलमानों को भी यह समझ में आ गया था कि चुनने से फायदा हो क्या रहा है, हिंदू मुस्लिम तो एक ही है, मतलब इतना जहर नहीं था लोगों के बीच में। लेकिन मुस्लिम लीग को यह समझ में आ गया था कि अगर हमको अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना है तो हमें कांग्रेस के खिलाफ अपने तर्क देने होंगे, यह प्रूव करना होगा कि कांग्रेस हिंदूवादी काम करना चाहती है, वो मुसलमानों के साथ। अच्छा, वास्तविकता क्या थी, जब मुसलमानों के लिए तुमने मुस्लिम लीग बना ली तो फिर बचे हुए लोग हिंदू क्यूमुलेट होने लगेंगे, बढ़िया धर्म के आधार पर लोगों को अलग किया जा रहा था। 1937 से 1939 के बीच में प्रांतों के अंदर जहां पर अंग्रेजों का शासन था, जहां चुनाव हुआ था, बहुत से राज्य ऐसे थे जहां पर चुनाव नहीं हुए थे, जैसे राजस्थान। मतलब चुनाव से मतलब यहां पर ऑलरेडी वो सरकारें थी जो अंग्रेजों के अधीन, राजा का शासन था, प्रिंसली स्टेट्स थे जो राजा के साथ सीधा काम करते थे। ऐसे में 1937 से 1939 के बीच में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों को मुस्लिम लीग के कई आरोपों का सामना करना पड़ा। मुस्लिम लीग ने अपनी तरफ से यह डिमांड करना शुरू किया कि सुनो सर, हम उन प्रांतों में रहना चाहते हैं क्योंकि वोट का परिसीमन ऐसे हो रखा है कि चुनाव में कांग्रेस जीत जाती है। कई उन राज्यों में भी यह वोट सरकार बना जाने का काम कर रही है जहां पर मुसलमान है, सांसद विधायक जो है वो बनकर के मुसलमानों का ही आ रहा है, लेकिन ज्यादा सीटें आपके पास है तो हमारा होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे में मुस्लिम लीग डिमांड करती है कि नहीं सर, जब मुसलमानों के लिए आपने मुस्लिम नेता दे दिया तो मुसलमानों के लिए मुस्लिम क्षेत्र भी दो, मुस्लिम राज्य भी दो। ये कौन मांग कर रहा है?
मुस्लिम लीग मांग कर रही है, लेकिन एज यूजुअल कांग्रेस इसका विरोध करेगी। इस बीच में लाहौर 1940 में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है जहां पर यह प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसका मतलब था कि जिसका लाहौर प्रस्ताव नाम दिया गया कि सुनो, जो हमारे राज्य उत्तर पश्चिम और पूरब की तरफ बोले तो बांग्लादेश आज वाला, उत्तर पश्चिम बोले तो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, बोले यहां पर कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों को एकत्र करके एक राज्य बनाया जाए, स्वतंत्र राज्य के रूप में इनको संगठित किया जाए। लेकिन यहां पर पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। आप समझिए, आज के भाषा, आज की पृष्ठभूमि में समझिए। आज मान लीजिए आसाम का इलेक्शन आपने देखा, तो आसाम के इलेक्शन में कई बार चर्चा, राजनीतिक जितने भी हमारे विश्लेषक आते हैं वो एक लाइन बोलते हैं कि वहां पर सीटों को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र है वहां से मान लीजिए मुस्लिम विधायक चुनकर भी आ गया, लेकिन मेजोरिटी जो सीट बनकर आ रही है वो उन क्षेत्रों से आ रही है जहां मुस्लिम बाहुल्य नहीं है। लेकिन आसाम में सरकार बीजेपी की बनकर आ गई, तो जिन जिन सीटों पर मुसलमान जीतकर आ भी गए, लेकिन सरकार तो कांग्रेस की बन गई या सरकार तो बीजेपी की बन गई। एग्जैक्टली उस समय मुस्लिम लीग ये कह रही थी कि आपने मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हमें दे दिया, लेकिन जिन क्षेत्रों में आपने दिया वहां पे सरकार उन राज्यों में आपकी बन जा रही है, तो हमारा काम ही नहीं हो पा रहा, हमारा शासन कैसे चलेगा। तो बोले एक काम करो, जहां जहां मुसलमान है उनके लिए एक अलग राज्य बना दो, जैसे भाषा के आधार पर आजादी के बाद आंध्र प्रदेश बना था, तो बोले ऐसे ही धर्म के आधार पर हमारा राज्य बना दो, फिर हम अपनी सरकार चलाएंगे। यहां अभी भी देश की बात नहीं हो रही है, 1940 तक देश की बात नहीं हो रही है, शब्द जो राज्य का है केंद्र का नहीं हो रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात समझिए, 40 तक भी विभाजन नहीं है, ये केवल राजनीति, कोर राजनीति। और उस कोर राजनीति के केंद्र में क्या है कि सत्ता कौन चलाएगा, कांग्रेस या मुस्लिम लीग, कांग्रेस या मुस्लिम लीग। ओके, ऐसे में अब कहेंगे फिर अंग्रेज क्या कर रहे थे। अंग्रेज क्रिटिकल फैसले लेते थे, मतलब ये लोग उन सभाओं में बैठा करते थे, बहुत से विषयों का बंटवारा हो रखा था कि भाई इन राज्य सूची के विषयों पर आप लोग काम करोगे, केंद्रीय सूची के विषय पर अंग्रेज काम करेंगे, इस प्रकार से चीजें चला करती थी। ठीक है साहब। इस बीच में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1939 में। ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी होती है। युद्ध की जब घोषणा होती है तो उस समय, अब देखो अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, तो भारत के सैनिकों को भी लेकर जाना था युद्ध में, लेकिन भारत के सैनिकों को ले जाने के लिए परमिशन नहीं मांगी गई, सीधा उठाकर ले जाया गया। ऐसे में भारत के अंदर एक प्रकार का डिसेंट क्रिएट हुआ अंग्रेजों के खिलाफ कि हमारे लड़के युद्ध में लड़ने गए, हमसे पूछा भी नहीं गया। उस समय कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया कि आप इस विश्व युद्ध के अंदर हमें क्यों ले जा रहे हो। अंग्रेज इस बात से डर गए कि अगर ये राजनीतिक दल उठ करके विरोध में आ गए तो भारतीय सैनिक वहां ले जाए भी जाएं, वो हो सकता है युद्ध ना लड़े। आप याद करिए उसी समय आजाद हिंद फौज का गठन हो रहा था, उसी समय पर जापान भारत के नेताओं से संपर्क कर रहा था कि तुम लोग जबरदस्ती क्यों युद्ध में मरने जा रहे हो, तुम्हें थोड़ी ना दुश्मनी है जर्मनी से। कहते हैं ना, उसी दौरान आजाद हिंद फौज की तरफ से सुभाष चंद्र बोस मिल रहे हैं, उधर उधर जाकर के जर्मनी में, जापान में तमाम नेताओं से बातचीत हो रही है कि भाई अंग्रेजों को हराना है तो अंग्रेजों के साथ क्यों लड़ रहे हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो। देश में से अंग्रेज भगाने हैं, आप अंग्रेजों के लिए ही लड़ने चले गए कि साहब अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों को बचाएंगे हम। ये कैसी स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता के खिलाफ बवाल होना शुरू हुआ। अंग्रेजों ने भारत को एक मीठी टॉफी खिलाई कि सुनो एक काम करो, आप लोग हमारा युद्ध में साथ दो, हम आपको कुछ रिलैक्सेशंस देंगे जब युद्ध जीत कर आ जाएंगे। इस बीच में 1939 में कांग्रेस ने अपने प्रांतीय मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दे दिया कि नहीं नहीं सर, हम कैसे जनता को क्या सफाई दें कि आपसे ही आजादी चाहते हैं, आपको ही जिताने के लिए युद्ध में जा रहे हैं, ये कैसी महानता होगी हमारी, हम नहीं करेंगे इस बात पर। अच्छा, इस बात को मुस्लिम लीग फायदे के रूप में लेते कि चलो बढ़िया हुआ, कम से कम ये लोग हटे तो हमारे राजनेता अब अपनी बातें रख पाएंगे। इसको कांग्रेस के खिलाफ उस समय की मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया कि चलो मुक्ति मिली। लेकिन इस मुक्ति का सेंस क्या था, इसका सेंस था कांग्रेस से मुक्ति मिली, अंग्रेजों से मुक्ति नहीं थी। ऐसे में 1942 में अंग्रेज भारत में क्रिप्स मिशन भेजते हैं। क्रिप्स मिशन आता है सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, और वो भारत से आकर के कहता है कि आप लोग युद्ध में हमारा साथ देते रहो, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, पैसा ब्रिटिशर्स का बहुत खर्च हो रहा है, ऑलरेडी सरकारें नहीं चल पा रही हैं, आसान भाषा में। ऐसे में हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब कि आपके कुछ बड़े फैसले, मतलब आपका राष्ट्रपति जो होगा वो ब्रिटेन की महारानी होंगी, मतलब आप उनके अधीन काम करते रहेंगे, बहुत सी शक्तियां आपको दे देंगे, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, काम करो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों ही इस बात से इनकार कर देते हैं कि नहीं, चाहिए तो कंप्लीट स्वतंत्रता चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अब यहां से क्रिप्स मिशन वापस लौट जाता है, लेकिन यहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में नेतृत्व की लड़ाई अभी भी चल रही है। ये उस दौर की तस्वीरें हैं 1946 की, जिसको आप अंदाजे में ऐसे समझ लीजिए, आपको ये समझने में आसानी रहेगी। ये जो हल्का हल्का सा आपको मटमैला सा रंग दिख रहा है, इन राज्यों के अंदर तो शासन ही पहले प्रिंसली स्टेट्स का था, यानी कि कोई इलेक्शन नहीं था यहां पे।
इसको आप आज के राजस्थान से भी जोड़कर देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस के रूप में आप देखें, बिहार, उड़ीसा देखें और यहां पर सेंट्रल प्रोविंस देखें, मद्रास देखें, बॉम्बे देखें, यहां पर अंग्रेजों का शासन था, आसाम था, ये सब वो राज्य थे जहां पर अंग्रेज थे, यहां पर इलेक्शंस हुए थे। जहां इलेक्शंस हुए थे वहां पर कांग्रेस जीतकर आई, और जहां कांग्रेस नहीं जीती मुस्लिम लीग, वो आज का बांग्लादेश है, पंजाब है और सिंध सिंध है, इन क्षेत्रों में मुस्लिम लीग जीत कर आई थी उस समय के इलेक्शंस के अंदर। इससे आप एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे आज के समय में आप देखते हैं ना कि एनडीए गठबंधन सरकार यहां पर चल रही है, यूपीए यहां चल रही है, या फिर इंडिया ब्लॉक यहां चल रहा है, आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। 1945-46 के चुनावों में मुस्लिम लीग को पहचान मिलना शुरू हुई, क्योंकि अब मुसलमानों के लिए जो आरक्षित सीटें थी उस पर मुसलमान जीत रहे थे, और दिमाग में एक थॉट लेकर जीत रहे थे कि यार अगर हम इस राज्य में हैं तो इस राज्य में हमारे लिए ही इस राज्य को क्यों नहीं दे देते। हम इस राज्य में हैं, हमें इस राज्य को ही दे दो ना, इस राज्य में मुसलमान ही मुसलमानों का फैसला करेंगे, राज्य के बहुत से मुद्दे होते हैं। कांग्रेस इस बातों के ऊपर काफी ज्यादा वो थी कि नहीं साहब, हम ये नहीं करेंगे। 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत में आता है, लेकिन वो कहता है कि सुनो, हम भारत को बांटना नहीं चाहते, हम इसे एक संघ के रूप में रखना चाहते हैं। एक केंद्र हो, उस केंद्र में रक्षा हुई, विदेश नीति हुई, कम्युनिकेशंस हुए, ये केंद्र के पास रहे। जैसे आज भी आप राज्य के अंदर सूचियों को बंटवारा जब देखते हैं तो केंद्रीय सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय होते हैं, बोले वैसे ही केंद्र के कुछ विषय हो, राज्य के कुछ विषय हो, राज्यों को हम इस प्रकार से स्वायत्तता दे देंगे, ऑटोनॉमस कर देंगे कि राज्य अपना फैसला लें। ये बहुत अच्छा आइडिया होता है बाय द वे। जैसे आज भी आप यूएसए में जब देखते हैं तो यूएसए की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब वो विभाज्य राज्यों का अविभाजित संघ बना हुआ है, कि राज्य जो हैं अविभाज्य राज्यों का अविभाजित संघ। अगर आप देखें तो वो एक प्रकार का ऐसा देश बना हुआ है जहां पर स्टेट्स की अपनी कुछ पावर्स हैं, और ऊपर उन्होंने कुछ कॉमन मुद्दे चुन रखे हैं जो अमेरिका का राष्ट्रपति फैसला करता है। हमारे देश में भी ऐसा होता है, बहुत से मुद्दे, जैसे हमारी जो सेना है वो केंद्र के अधीन होती है, लेकिन पुलिस राज्य के अधीन होती है। बिल्कुल वैसे ही अंग्रेजों ने सुझाया कि ऐसा कर लो और आप लोगों को हम अलग अलग जगह दे देते हैं, लेकिन साहब इस बात को टिकने ही नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि यहां पर कहीं भी विभाजन की तो बात थी ही नहीं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रस्ताव की व्याख्या और भविष्य की सत्ता व्यवस्था को लेकर मतभेद पैदा हो गए। अब यहां पर हवा लगने लगी, यार कैसे करके, अब ये लोग इतना तैयार तो हो गए कि हमको ऑटोनॉमस स्टेट बना देंगे, हमारे लिए ये तैयार हो गए कि इस राज्य को अपना राज्य चलाने की स्वतंत्रता मिलेगी, क्यों ना अब इनसे और मांग की जाए। बस, जब आप देते आ रहे हैं तो फिर लेने वाला आपसे डिमांड बढ़ाता जा रहा है। इसी बीच में 16 अगस्त 1946 को, आजादी से डॉट एक साल पहले, डायरेक्ट एक्शन डे का अनाउंसमेंट होता है। डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया अनाउंसमेंट था, जो इस बात की डिमांड में था कि मुसलमानों को अगर आपने अलग राज्य नहीं दिए, अलग स्वतंत्रता या स्वायत्तता नहीं दी, तो हम हिंसा करेंगे। जिन जिन क्षेत्रों में मुस्लिम थे उनकी डिमांड यह थी कि हमारे लिए, मुसलमानों के लिए अलग राज्य हो। देश की मांग नहीं हो रही थी, अलग राज्य हो। तो ऐसे उन क्षेत्रों के अंदर लगातार हिंसाएं होने लगती हैं, और ये हिंसाएं बड़ी हिंदू मुसलमान दंगों में बदल जाती हैं। ये कलकत्ता अंडर मॉब रूल, ये तस्वीरें, आप उस समय की कलकत्ता अंडर मॉब रूल, ये तस्वीरें और ये न्यूज कटिंग्स उस समय की आप देख रहे हैं। ये हालात हुए उस दौर के अंदर कि लोगों की लाशें सड़कों पर बिछी पड़ी थी। आप उस दौर में हुए जो हिंसा के दौर हैं उसको देख सकते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि साहब हम आपको आजाद करने के बारे में सोच रहे हैं, एक अंतरिम सरकार बनाओ जिसमें मुस्लिम लीग को भी शामिल करो, और दोनों पक्ष जो है वो मिलकर के बताओ कि कैसा चाहते हो सत्ता हस्तांतरण, हम सत्ता भी देने के लिए तैयार हैं। ब्रिटेन के पास भारत को चलाने के लिए वास्तविकता थी। मतलब देश की आजादी के समय हम कई बार ये बोलते हैं भारत 1947 में आजाद हुआ, क्या ये कहावत केवल एक तरफा है कि भारत आजाद हुआ, हमने बहुत तेज स्वतंत्रता संग्राम चलाया, कि अंग्रेजों के कर्म ही अब ऐसे हो गए थे कि अब उनसे चल भी नहीं पा रहा था? दोनों ही बातें सत्य हैं। इधर हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और उधर अंग्रेजों के कर्म ऐसे हो गए थे, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर कंगाल हो गए थे, तभी तो आज तक ब्रिटेन उठ नहीं पाया है। अब यूएसए क्यों रूल कर रहा है जबकि दुनिया में कभी उसका सूरज कभी डूबता नहीं था? तो ब्रिटिशर्स उस समय इतने थक चुके थे, खर्चे में खर्च हो चुके थे। युद्ध तभी तो नुकसान देता है। रशिया को आप देख रहे हो, आज खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे उसकी जीडीपी नीचे आती जा रही है, क्योंकि युद्ध 4 साल से चल रहा है। अब तुम मात्र 20 साल के अंदर 10 साल तो युद्ध ही लड़ लिए हो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की बात है, प्रथम विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध। तो ऐसे में ब्रिटेन के पास अब बचा नहीं रहा था। दुनिया को यह समझ में आ गए थे। तभी आप देखिए भारत की आजादी के आसपास दुनिया भर के देशों की आजादी है। अंग्रेज जहां जहां राज करते थे सब एक साथ आजाद क्यों हो रहे हैं? 47, 48, 49, 50 में दुनिया भर के राज जहां जहां पर ब्रिटिशर्स का शासन था सब एक साथ आजाद हो गए। सब में थोड़ी राष्ट्रीय मूवमेंट इसी तरह से चल रहा था कि चलो भारत में चल रहा है वो वहां कॉपी हो रहा होगा, नहीं, वो भी थक लिए भाई तुम चला लो, अब हमसे सरकार चल नहीं पा रही है। इस बीच में
एटली जो हैं ब्रिटेन के पीएम, वो घोषणा करते हैं, लेबर पार्टी की सरकार आती है और वो सब बोल देते हैं कि अब हम दुनिया के देशों को आजाद करेंगे, हमसे चल नहीं पा रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यूएसएसआर कभी टूट गया था 1991 में 15 देशों के अंदर, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अब हमसे नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही यहां पर हुआ और 1947 में उन्होंने अनाउंसमेंट किया, फरवरी 1947 में, कि हम 1948 की जून तक भारत को कंप्लीट सत्ता ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन साहब, सत्ता ट्रांसफर होना उससे पहले ही तय हो गया। माउंटबेटन महाराज 3 जून 1947 को ही बाहर आते हैं और कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है कि क्यों ना भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए। माउंटबेटन नेहरू जी के मित्र बताए जाते हैं और तय होता है कि भारत और पाकिस्तान नाम के तो देश बना दिए जाएंगे। पंजाब और बंगाल राज्य वो होंगे जिनको विभाजित करना पड़ेगा, अदरवाइज जहां जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो चला जाएगा पाकिस्तान, और जो हिंदू बहुल इलाका है वो बन जाएगा हिंदुस्तान। ये बात माउंटबेटन ने 3 जून को प्रस्तुत करी। अब यहां पर एक राजनीतिक रूप से लालच सोचिए, जो जिन्ना अब तक मुख्यमंत्री बनने की सोच रहा था, अब उसे एक नया देश मिल रहा है। देश मिल रहा है तो देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर जनरल जो भी दिमाग में है उसके वो सत्ता चलने लगी। इधर भारत में कांग्रेस का शासन है, जिन्हें लगता था अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री ही बनेंगे। अब हम कंप्लीट देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे अगर संयुक्त रहते, तो बोले ठीक है, कम से कम ये मुस्लिम लीग वाले हटेंगे तो बचा हुआ जो क्षेत्र है वो भारत कहलाएगा और भारत की सत्ता कांग्रेस के पास होगी। सिंपल सा फैसला ये निकल कर आता है। तब इस तरीके से सत्ता की बातें होना शुरू होती हैं। तय होता है कि बांट दो सर अब तुरंत तत्काल प्रभाव से। दुखद बताए क्या था, भारत भले ही 15 अगस्त को आजाद हुआ हो, हमारी रेखाएं नहीं बटी थी। हमको यह नहीं बताया गया था ये पाकिस्तान है या ये भारत है, कोई नहीं बताने वाला था। रेडक्लिफ नाम से एक व्यक्ति भेजा गया, जिस सर सर सिरिल रेडक्लिफ नाम था, उनसे कहा गया कि सुनो, सीमा रेखा डिसाइड करो कि पंजाब कौन सा होगा, बंगाल कौन सा होगा, डिसाइड करो कौन सा कहां कहां जाएगा। साथियों, वो आते हैं, रेडक्लिफ घोषणा करते हैं, लेकिन वो रेडक्लिफ घोषणा 17 अगस्त को करते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान खुशी में अपने आप की आजादी बना लेता है, 15 अगस्त को भारत मना लेता है। लेकिन सोचो, 14-15 अगस्त में बैठे हुए दोनों ही देशों के नागरिकों को यह नहीं पता होता है कि कौन कहां है। 17 अगस्त के दिन रेडक्लिफ लाइन की घोषणा हो जाती है कि ये रेडक्लिफ लाइन है। विचार करिए, रेडक्लिफ लाइन की घोषणा होती है कि ये रेडक्लिफ लाइन है, इससे डिसाइड करने की बात है। आजाद अब पहले ही हो चुके हो, दिशा नहीं पता है। लोग इस ऊहा-पोह में हैं कि आजादी मनाएं कि ये सोचें कि हम कहां हैं। साथियों, सोचिए, जिसने आजादी की खुशी देखी होगी, उसके लिए वो रेडक्लिफ लेखा का ये डिसाइड होना कि कौन सा कहां जाएगा, वो कैसा रहा होगा। दोनों देशों को अपने अपने राजनेता मिल गए, लेकिन असली दिक्कत अब उसके बाद शुरू हुई। आजादी बहुत से लोगों के लिए आजादी नहीं थी, न जाने कितने लोगों के लिए एक मानवीय त्रासदी थी। एक ऐसी त्रासदी जो शायद विश्व युद्ध से भी बड़ी त्रासदी थी। भारत को विश्व युद्ध में इतना नुकसान नहीं हुआ जितना हमको इस त्रासदी में हुआ। अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में वैश्विक रूप से अगर देखा जाए, तो विश्व युद्ध के बाद वैश्विक अगर त्रासदी देखी जाए तो वो भारत के साथ हो रही। पंजाब और बंगाल के बहुत से क्षेत्रों में लोग इधर से उधर, कहते हैं कि लगभग 1.5 करोड़ लोग माइग्रेट हुए। जहां उधर मुसलमान थे वो भारत से निकल करके मुसलमानों के पास जा रहे थे, जहां हिंदू और सिख थे वो इधर निकल कर आ रहे थे। भारत के अंदर इस तरह का माहौल बन चुका था कि जिन लोगों को अनाउंसमेंट हो रहा था, सोचिए, एक दिन पहले तक आप सब रह रहे हैं और उसके बाद अचानक आपको पता चलता है कि आपको ये छोड़कर जाना होगा। इसी वजह से कह रहे हैं कि 1947 मजाक नहीं था। आजादी से ज्यादा विभीषण जो हमारे साथ, जो विभीषिका जो हुई, वो सबसे बड़ी क्या थी कि भारत का विभाजन हो गया। विभाजन के कारण हम अगर ढूंढें तो जहां एक और अंग्रेज जिम्मेदार थे, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, तो तीसरी तरफ उस कांग्रेस जो उस समय शासन में थी, उसे भी ढूंढना। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ये सोच ही नहीं रहा था कि कैसे इनको एक कर लिया जाए। कलकत्ता में दंगे, नोआखाली में दंगे, बिहार में दंगे, पंजाब में दंगे, क्योंकि यहां पर सबको सत्ता चाहिए। उधर जिन्ना सत्ता में चल रहे हैं, इधर कांग्रेस सत्ता में चल रही है, और उधर जो मार हो रही है वो आम लोगों के साथ हो रही है। आम लोगों की मार में लाखों लोगों की जान जा रही है। चलो, जान को अब हम लोगों ने इतनी बार सुन लिया कि असंवेदनशीलता आ गई है। हाँ हाँ, नंबर हो गए हैं लोगों का मरना, चाहे कोरोना में मरे हो, चाहे युद्ध में मरे हो, चाहे विभाजन में मरे हो, नंबर्स रह गए हैं। अच्छा, कितना नंबर था सर? 1.6 लाख। अच्छा, एक अचानक कहता है सर सुनो, वो एक व्यक्ति और मर गया। अच्छा, कितना हुआ सर? 1.6 ही लिख लो, क्योंकि एक का नंबर कैसे दिखाओगे आप? सर 100 लोग और मर गए। सर 1000 लोग और मर गए, कितना हो गया सर? 1.6 ही है सर। अच्छा, 10,000 मरे तो 1.7 कर देना। इतना असंवेदनशीलता आ चुकी है, मौतों पर तो कोई कम नंबर ही नहीं है। लेकिन हमने जो उस दौर में खो दिया, क्या आज भी आप उन परिवारों को जो विस्थापित बनकर रह रहे हैं देखिएगा। आज हमारे तमाम धार्मिक स्थलों में ननकाना साहिब, कटरा साहिब, हिंगलाज माता, डाकेश्वरी माता, ये सब पाकिस्तान में है।
हमारे पूर्वजों की धरती लाहौर लव की नगरी हुआ करती थी। सालागुर सादस पाणिनि की जन्मस्थली थी। पेशावर पुष्प कलावती था। ये सब पाकिस्तान में चला गया। इवन तक्षशिला मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में चला गया। ये तमाम चीजें साथियों हमारे साथ हुई और इसका प्रभाव क्या पड़ा? 8 से 10 लाख लोगों की मौत हुई, सामाजिक स्थिति पूरी तरह बर्बाद हुई और सांस्कृतिक स्थिति, आप सोचिए कि हम जो साथ रहा करते थे, वो किस तरह की हालत में पहुंच गए। ना जाने कितनी ही हत्याएं, कितनी ही हिंसा, ये तमाम चीजें इस दौर में हुई। आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि उस समय बाकी दल क्या कर रहे थे? आज की बीजेपी कहां थी? असल में उस समय जो आरएसएस हुआ करता था ना, वो आरएसएस भी कांग्रेस से ही निकल कर बना था। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस कर रहा था। कहने का मतलब यह है कि उस दौर में आप किसी भी दल में हैं, उस समय पर केंद्र के अंदर भारत में एक ही राजनीतिक दल, दैट इज कांग्रेस। ये सारी पार्टियां जितनी भी आज आप देखते हैं वो सब कांग्रेस से निकली हैं, चाहे टीएमसी उठा लें, चाहे डीएमके उठा लें, चाहे इवन आज आप बोलें बीजेपी नई पार्टी है, लेकिन वो भी संघ से निकल कर आई है। संघ कहां है? तो संघ निकल कर कांग्रेस से आए, क्योंकि तब राष्ट्रीय नेतृत्व मतलब कांग्रेस था। ये सब चल रहा था राजनीति के अंदर, सत्ता की लड़ाई में, जहां एक और पाकिस्तान, एक तरफ भारत, ये सब बनकर खड़े थे। लेकिन दुनिया के लिए हालात कुछ इस तरह बिगड़े पड़े थे। लोगों का पलायन होता है, धार्मिक स्थलों का बिछड़ना होता है, महिला और बच्चों के साथ जो विभीषण। एनीवे, अब सवाल करते हैं कि क्या इसे रोका जा सकता था? बड़ा सवाल है। बिल्कुल रोका जा सकता था। जब 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया था, तो 1911 में उन्हें वो फैसला पलटना पड़ा था। अगर 1947 में अंग्रेज हमारा विभाजन कर रहे थे, तो उसे भी रोका जा सकता। अगर हम दृढ़ होकर के ये कहते, जैसे 1905 का विभाजन हमने 1911 में रद्द करवा दिया, मजबूरन अंग्रेजों को कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर करनी पड़ी। अगर हम उस समय पर यह कह देते कि नहीं साहब, आप ये विभाजन कर रहे हैं, हम नहीं मानेंगे, राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर होती और अंग्रेजों से यह कहता आपका काम देश को छोड़कर जाना है, बाकी क्या करेंगे हम पर छोड़ दो। अंग्रेज सरकार पर हम अति आश्रित थे। हमने अपने देश के अंदर अगर ये चाह लिया होता, अगर हमारा देश विभाजित नहीं होता ना, आप कल्पना करिए, आज भले ही हमारी आबादी और क्षेत्रफल के बारे में बात करें, तो आबादी 1.8 अरब होती, अगर हम सब मिलकर के रह रहे होते, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। लेकिन साथियों, आज हमारा क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर होता। अर्थव्यवस्था के आधार पर भारत आज की स्थिति में अनडिस्प्यूटेड तरीके से नंबर 3 पर होता ही होता। साथियों, आज जो हम नक्शा बिगड़ा देखते हैं, आज हम जो बांग्लादेश देखते हैं, पाकिस्तान देखते हैं, आज हमारे तमाम नदियां आज उनके पास चली गई। आज हमारे बहुत से की पोर्ट्स, बहुत सी जगह, खास जगह हमारी बट चुकी हैं। नदी और प्राकृतिक संसाधनों का इतना बेतरतीब तरीके से बंटवारा हुआ, जिसका आज, और सबसे बड़ी बात, आप सोच रहे हैं आज हम युद्ध किन से लड़ रहे हैं? आज हम अपने ही आपस आपस में लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहे हैं। पाकिस्तान से हम जितने युद्ध लड़ चुके हैं ना 1947 से लेके अब तक, अगर उसका एस्टिमेशन सिपरी के रिपोर्ट में, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च, अगर उसके डेटा निकाल कर देखें, तो पता है कितना डेटा निकल कर आता है? भारत ने इस दौरान डिफेंस पर आज की रेट में 2024 की रेट पर अगर मैं बात करता हूं, तो $2.3 ट्रिलियन खर्च कर दिया है। सोचिए कि आज जापान, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में युद्ध ना लड़ने की कसम खाया, वो तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर बैठा है, क्योंकि उसके पास युद्ध करने के लिए कोई दुश्मन ही नहीं था। हम अपने ही लड़ रहे हैं। आज हमारे देश में, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ये बड़ी बात है, जबकि वो तो हमारे ही थे। हमारे डिफेंस पर जो खर्चे हो रहे हैं, ये नहीं हुए होते। ये विचारने की बात है। आज भारत को दुनिया के अंदर ऐसा ट्रीट किया जाता जैसे आज चाइना इतना बड़ा देश बनकर बैठा हुआ है। भारत का वो हाल होता। भारत के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो पहचान होती। और सबसे बड़ी बात, हमारे उन तमाम भाई बहनों को जान नहीं देनी। न जाने कितनी महिलाओं का आज हम असंवेदनशील हो चुके हैं, हमारे अंदर ये भाव ही नहीं है। उनका क्या हुआ होगा जिनके बच्चे छूट गए, उनका क्या हुआ होगा जिनकी गृहिणियों को, जिनकी बेटियों को, जिनकी माता बहनों को लोगों ने केवल इसलिए टारगेट किया होगा कि ये कमजोर हैं। हाल ही में एक फिल्म आई थी, मैं वापस लौट कर आऊंगा, मैं लौट कर आऊंगा, कुछ करके है। उसके अंदर ये सीन दिखाया गया है, मतलब देखकर ऐसा लगता है कि यार क्या हुआ होगा। मतलब अगर आप सोचिए कि आपको लौटने से पहले हमारे तमाम सिख भाई, आप सोचिए ना, मुगलों से लड़ने के लिए सिख खड़े हुए थे कि भारत को बचाना है, भारत को बचाना है, वो सिख जो मुगलों के सामने ही झुके। रेड क्लिफ आते हैं, 2 लाइन बनाकर चले जाते हैं, पंजाब का विभाजन हो जाता है। पंजाब, 5 नदियों के बीच की जमीन को पंजाब कहा जाता था। आज रावी घग्गर के बीच में पंजाब है। उस मूवी में दिखाया है कि कैसे वहां पर महिलाओं को छोड़ करके वो लोग निकल कर आए हैं कि वापस लेने आएंगे, और जो उनके साथ हुआ, तमाम मिल्खा मूवी जब आप देखते हैं, भाग मिल्खा, उसके अंदर आप देखते हैं, तो उसको समझ पाएंगे, उस दर्द को समझिए। असल में हमारी असंवेदनशीलता है जो हम फिल्म के मनोरंजन के रूप में उसे ले लेते हैं, लेकिन किसी की वो रियल हकीकत है।